प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर 2 है जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। आइए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की जरूरत होती है। जंतुओं के पोषण में इनकी पोषक तत्वों की जरूरत, भोजन ग्रहण का तरीका, अंतर्ग्रहण तथा शरीर में इनका उपयोग शामिल है। पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि हमारे भोजन में कई अवयव होते हैं जो भोजन को संतुलित बनाते हैं। आपको इनका नाम जरूर याद होगा, उन्हें लिखिए। जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिसमें कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, जबकि कुछ अवशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिसमें कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, जबकि कुछ अवशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। आप जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकता एवं आदतें अलग अलग होती है। साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम उन्हें स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विविधता नजर आती है। मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड या फूलचूस सनबर्ड की लंबी पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने में उसे मदद करती है। गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न कण और कीड़े मकोड़े चुन सकती है। शेर के मजबूत जबड़े और पैने दांत शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते हैं। अजगर सांप अपने मुंह से बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी आदि भोजन ग्रहण की विधियां हैं। यहाँ पे फूलचूस चिड़िया का चित्र दिया गया है। आप अपने आसपास अनेक जंतुओं को देखते हैं। आप उनकी भोजन संबंधी आदतों से भी परिचित हैं। अपने आसपास के जंतुओं का सावधानी पूर्वक अवलोकन करें तथा उनके भोजन और भोजन ग्रहण के तरीकों को तालिका 2.2 में अंकित करें। मानव में पाचन। अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है। मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है, जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक जाती है। इसे आहार नाल कहते हैं। इस लंबी नली के विभिन्न भाग इस प्रकार हैं: मुख गुहिका, ग्रसिका या ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय, रेक्टम, गुदा या मल द्वार, उसको एन्यूस कहते हैं। माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहिका, ग्रसिका या ग्रास नली यानी कि फूड पाइप, और ओयोफेगस स्टमक मतलब अमाशय। छोटी आंत इन स्मॉल इंस्टेंटाइन, बड़ी आंत को लार्ज इंस्टेंटाइन कहा जाता है इंग्लिश में, मलाशय को लेक्टम और गुदा या मलद्वार एन्यूस। यहाँ पे मुख गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार का चित्र दिया गया है। आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रसों का स्राव करती है। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने में मदद करते हैं। आहार नाल और उससे संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। मानव पाचन तंत्र।
मानव में पोषण के विभिन्न चरण। अंतर्ग्रहण, आहार को प्राप्त और ग्रहण करना। मनुष्य में यह मुख्य द्वार होता है जहाँ दांत से भोजन को चबाया जाता है। पाचन, भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण। पाचन की प्रक्रिया में मुख से आरंभ होकर अंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव मदद करते हैं। अवशोषण, पचित भोजन का रसागुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया। स्वांगीकरण, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग। और निष्क्रमण यानी कि अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन। हम जो भोजन करते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों से होकर गुजरता है। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका, हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं। साथ ही लार ग्रंथि होती है जिससे लार निकलती है। दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करते हैं। दांत जबड़ों में स्थित मसूड़ों में अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। हमारे दांतों के आकार और कार्यों में विविधता होती है, जिसके अनुसार उनमें नाम भी अलग अलग है। क्रियाकलाप 2, आप रोज सुबह अपने दांतों को साफ करते हैं। कभी आपने उन्हें गिनने की कोशिश की है? आपने ध्यान दिया है कि आपके कौन से दांत काटने, फाड़ने और चबाने में मदद करते हैं? एक अमरूद या सेब तथा एक ईंख लीजिए। दीजिए, अमरूद या सेब को काटने में कौन से दांत मदद करते हैं? ईंख छीलने में आप किस दांत का सहायता लेते हैं? काटे हुए अमरूद या छीले हुए ईंख को चबाने में किन दांत का सहारा लिया जाता है? अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। अभी आपके मुंह में कितने दांत हैं पता कीजिए। एक वयस्क मनुष्य को कितने दांत होते हैं? आपको याद होगा जब आप पहली या दूसरी कक्षा में थे तो आपके कुछ दांत गिरने लगे होंगे, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर नए दांत वहां आ गए। हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं। प्रथम सेट बचपन में ही निकलकर लगभग 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। प्रथम सेट के इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। पुनः इनके स्थान पर स्थायी दांत निकलते हैं जो जीवन भर रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में इनमें से कुछ दांत गिरने भी लगते हैं। दांतों के आकार और कार्य के अनुसार निम्न प्रकार है। कृंतक यानी कि काटने का कार्य। रत्नक यानी कि फाड़ने का कार्य। रत्नक का यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। कृंतक काटने का कार्य, रत्नक फाड़ने का कार्य करता है। अग्रचर्वणक पीसने और चबाने का कार्य करता है। और च्वर्णक यानी कि पीसने और चबाने का काम करता है। अग्रचर्वणक भी और च्वर्णक भी। च्वर्णक को मोलर दांत कहते हैं। अग्रचर्वणक को परमोलर दांत कहते हैं। कैनिज को रत्नक दांत जो फाड़ने का कार्य करता है, और कृंतक को काटने का कार्य इंसीजर कहा जाता है। कृंतक काटने का कार्य और फाड़ने का कार्य जो है रत्नक करता है। ध्यान से देखिए पिक्चर के माध्यम से। फाड़ने का कार्य करता है, कृंतक काटने का, इंसीजर काटने का कार्य करता है, रत्नक फाड़ने का कार्य, और अग्रचर्वणक पीसने और चबाने का कार्य, परमोलर और च्वर्णक भी पीसने और चबाने का कार्य करता है। मुख गुहा में दांत की सजावट। क्या आप जानते हैं हमारे दांत की ऊपरी परत जिसे इनेमल कहते हैं हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है। यह मुख्यतः कैल्शियम एनिमिलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। आमना को इमली और आम की चटनी बहुत पसंद है। जब भी वह आम या इमली देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है, ऐसा क्यों? हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है जिनसे लार स्रावित होता रहता है। लार भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है। लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है। भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से आरंभ हो जाता है, जो मंड स्टार्च को शर्करा ग्लूकोज में बदल देता है। एंजाइम रासायनिक स्राव है जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में मदद करते हैं। एंजाइमों और उनकी क्रियाविधि तथा प्रभावों के बारे में आपने अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।
सोचिए, हमारे मुख में लार नहीं होता तो मुंह और मुंह में भोजन की स्थिति क्या होती। भोजन पर लार के प्रभाव को जानने के लिए हम एक रोचक क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं, स्किप करते हैं क्रियाकलाप को। क्या चारों कटोरियों में मांड के घोल के समान है। चावल में मंड होता है तथा लार मंड को शर्करा में बदल लेती है। जीभ मुंह के अंदर एक पेशीय अंग है। जीभ आगे की ओर स्वतंत्र तथा पीछे की ओर मुख गुहिका के निचले भाग से जुड़ा रहता है। यह मुख का व्यस्तम अंग है। जीभ मुख में भोजन को इधर उधर करने, लार मिलाने तथा भोजन निगलने में मदद करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनकी सहायता से हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं। स्वाद कलिकाएं जीभ के अलग अलग हिस्से में होती हैं। स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हम एक रोचक क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ पे जीभ में स्वाद कलिकाओं को दिखाया गया है। आपके क्रियाकलाप के अनुसार जीभ के विभिन्न भागों से जुड़े स्वाद कलिकाओं का स्थान चित्र में दिखाइए। जीभ हमें साफ स्पष्ट बोलने और शुद्ध उच्चारण करने में भी मदद करती है। दंत सुरक्षा स्वास्थ्य का आधार। यहाँ पे ये एक वो दिया गया है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इन्हें तो पढ़ लीजिए, ठीक रहेगा आगे के लिए। 4 गिलास कटोरे लीजिए। 4 गिलास या कटोरे लीजिए। एक में चीनी, दूसरे में नमक का घोल, तीसरे में आधे नींबू का रस तथा चौथे में नीम की पत्तियों या करेले का रस लीजिए। प्रत्येक पात्र में एक एक सीख डालिए। अब अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी जीभ बाहर निकालने के लिए कहिए और अब उसे अपनी मित्र की आंख पट्टी बांध कर उसे जीभ बाहर निकालने के लिए कहिए। बारी बारी से प्रत्येक विलयन की 1 से 2 बूंदें सीख की सहायता से जीभ के भिन्न भिन्न हिस्से में डालिए। अब आपका मित्र इस स्थिति में होगा कि वह बता सके कि जीभ के किस भाग में उसे मीठा, नमकीन, खट्टा या कड़वेपन का अनुभव हुआ। प्राप्त अनुभवों के अनुसार जीभ के विभिन्न भागों से जुड़े स्वाद कलिकाओं का स्थान आप निर्धारित कर सकते हैं। दंत सुरक्षा और स्वास्थ्य का आधार। दांतों की सही देखभाल और साफ सफाई बहुत जरूरी है। हमें सुबह तथा रात में सोने से पहले अपने दांतों को दातून या ब्रश से जरूर साफ करना चाहिए। दातून करते समय दातून तथा हाथ की उंगलियों से मसूड़ों को अवश्य मरना चाहिए। इससे मसूड़ों में रक्त संचार तथा दांत मजबूत होते हैं। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करना चाहिए, जिससे दांत में फंसे अन्न कण निकल जाएं। अच्छी तरह दांतों की सफाई नहीं करने या अधिक चॉकलेट, मीठी चीज़ें, ठंडे पेय पदार्थ आदि खाने पीने से दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें दांतों के बीच फंसे अन्न कणों से चिपक जाती है तथा उन पर एक परत बना लेती है। इसके कारण जीवाणुओं को पनपने और बढ़ने का मौका मिलता है। ये जीवाणु दांतों में फंसे अन्न कण और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं, जो दांतों की ऊपरी परत इनामेल को क्षति पहुंचाते हैं तथा दांतों के बीच छेद बना देते हैं। मसूड़ों से रक्त और मवाद आने लगता है। मुख से दुर्गंध आने लगती है। धीरे धीरे दांत कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम बहुत सी चीज़ों को खाने से वंचित रह सकते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति उत्पन्न होने देना चाहते हैं? भोजन नली या ग्रसिका, फूड पाइप या ऑस्फोगस। भोजन नली लंबी, पतली, मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका को आमाशय से जोड़ती है। मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होते रहता है। इस संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। कभी कभी आपने देखा या महसूस किया होगा कि खाते समय या खाने के कुछ समय बाद वमन या उल्टी हो जाती है। भोजन आमाशय तक नहीं पहुंचता या आमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, अर्थात
भोजन नाल में भोजन को पेशियों द्वारा अमाशय के बिल्कुल उल्टे दिशा यानी कि मुंह की ओर चलाया जाता है। संभवतः इसी कारण उसे उल्टी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपस में तथा अध्यापक के साथ इस पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे दिखाया गया है एपिग्लोटिस ग्रसिका का चित्र और श्वास नली का चित्र। देखिए, एपिग्लोटिस का चित्र है और ग्रसिका का चित्र है और श्वास नली का चित्र है। नेक्स्ट है भोजन एपिग्लोटिस। भोजन एपिग्लोटिस दिखाया गया है यहाँ पर। आइए अब आपको एक रोचक बात बताएं। यहाँ पे देख लीजिए कैसे हम एपिग्लोटिक्स अलग है और ग्रसिका अलग है और श्वास नली अलग है। ग्रसिका में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। आपकी जिज्ञासा होगी कि भोजन तो भोजन नली से आमाशय तक जाता है, फिर वह श्वास नली की ओर क्यों नहीं जाता? वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। यह वाल्व का काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन नली में चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खासकर तब जब आप तेज़ी से खाते हैं, खाते समय बातें करते हैं, अचानक खांसी, छींक या हिचकी आती है और आप घुटन महसूस करते हैं। ऐसा संयोगवश भोजन के कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें भोजन को तेज़ी से ना खाकर आराम से धीरे धीरे खाना चाहिए, चबाकर। अमाशय स्टमक। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह मोटी दीवार वाली थैलीनुमा मांसल संरचना है जो चपटी और यू आकार का होता है। इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। अमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। छिद्रयुक्त पेट की कहानी। कभी कभी संयोगवश घटी घटना या दुर्घटना से रोमांचक विलक्षण जानकारियाँ मिल जाती है। छिद्रयुक्त पेट भी एक ऐसी ही घटना से संबंधित कहानी है जिससे अमाशय के कार्य प्रणाली की जानकारी हुई। 6 जून 1922 को एल्केजिनो सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हो गया। उसके अमाशय में छेद हो गया। विलियम व्यूनमोट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने उसका इलाज किया। इलाज से उसकी जान तो बच गई, लेकिन चिकित्सक उसके अमाशय के छेद को बंद नहीं कर सका। उसने उसे पट्टी से ढक दिया। सेंट मार्टिन के अमाशय की छेद को डॉक्टर क्यूमोंट ने अमाशय की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के अवसर के रूप में लिया। उसने देखा अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। उसकी दीवारों से रस को निकालकर उसने दूसरे भोजन पदार्थों के साथ भी प्रयोग किया, जिससे यह पाया गया कि अमाशय छोटी आंत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। इन खोजों से इस निष्कर्ष पर पहुंचना आसान हो गया कि पाचन मूलतः रासायनिक क्रिया है, न कि यांत्रिक। छोटी आंत। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवार से स्राव होता है। यकृत से प्राप्त स्राव। गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है और पित्तरस स्रावित करती है, जो एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय से संग्रहित होती है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय से प्राप्त स्राव।
अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित अग्नाशयी रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा क्रिया इन्हें सरल रूपों में बदल देता है। छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव। छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा, ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण। छोटी आंत में रसांगुल। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति दीवार से होता है। आंतरिक भाग में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे दीर्घरोम या रसांगुल कहते हैं। दीर्घरोम पचे भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है जहां अनेक जटिल पदार्थों के बनने में उनका उपयोग होता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का बिना पचा भाग या जिसका अवशोषण नहीं होता बड़ी आंत में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है जहाँ से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। दस्त और जीवन रक्षक घोल। भोजन तो हम प्रतिदिन करते हैं लेकिन कभी कभी आंतरिक संक्रमण, भोजन के पदार्थों एवं जल की विषाक्तता या अपच के कारण हम बार बार पतले जलीय मल के निष्कासन के लिए विवश हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे इस स्थिति का शिकार अक्सर हो जाते हैं। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। दस्त के कारण शरीर से अधिक मात्रा में जल और लवण की कमी हो जाती है। कभी कभी यह स्थिति घातक हो जाती है। 1 लीटर उबला जल लीजिए, 2 चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक। ऐसी स्थिति में उबले जल को ठंडा करके उसमें चुटकी भर नमक और चीनी का घोल बनाकर प्रभावित व्यक्ति को बार बार देना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल या ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। साथ ही अतिशीघ्र चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। घास चरने वाले जंतुओं में पाचन। हमारे आसपास ऐसे अनेक जंतु हैं जो घास खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। हम घास पचा नहीं सकते। पौधों से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सेलुलोज की प्रधानता नहीं होती है। घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मानव सहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा रहता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसे रूमेन कहा जाता है। निगला हुआ घास प्रथम आमाशय रूमेन में इकट्ठा होता है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड कहते हैं। रूमेन या अंधनाल का यहाँ पर चित्र दिया गया है। बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते समय जल्दी जल्दी घास काट कर निगल देते हैं। हमारी तरह खाना खाते समय ये भोजन पूरी तरह चबाते नहीं हैं। निगले हुए खाने को जुगाल ये पुनः मुंह में लाकर चबाते रहते हैं। आपने यह देखा होगा कि जब वे खा नहीं रहे होते हैं तब भी उनका मुख चलता रहता है। इस प्रक्रिया को जुगाली या पागुर कहते हैं। इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु रूमेन में होते हैं। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और वहाँ से बड़ी आंत में चला जाता है।
छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। चित्र में दिए गए अंधनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं। मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है और ये जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं, अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होती है। मनुष्य के पाचन संस्थान में सेलुलोज रेशेदार पदार्थ के रूप में रहते हैं, जिसकी उपयोगिता के बारे में आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं। अभी आपने मनुष्य और घास खाने वाले जंतुओं के पाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिनमें व्यवस्थित पाचन तंत्र पाया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें पाचन तंत्र तो दूर, मुख भी नहीं होता। तो क्या ऐसे जीव भोजन नहीं ग्रहण करते? उनमें पाचन नहीं होता? जल स्रोत, तालाब, झील, नम मिट्टी में पाया जाने वाला अमीबा ऐसा ही एक कोशिकीय जीव है, जिसमें भोजन अंतर ग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक है। इसके कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होता है, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसमें केंद्रक तथा अनेक धानियाँ खाली स्थान होती है। अमीबा की विशेषता है कि वह लगातार अपनी आकार और स्थिति में परिवर्तन करता रहता है। अमीबा में पोषण। अमीबा का पोषण पादाव। इसमें एक या अधिक उंगली जैसे उभार निकलते रहते हैं, जिसे पादाव या कृत्रिम पाँव कहते हैं। ये अमीबा को गति करने तथा भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। अमीबा का आहार सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, कवक आदि होते हैं। जब यह भोजन के संपर्क में आता है या भोजन इसके पास रहता है, यह अपने पादावों को विकसित कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। दोनों ओर से विकसित पादाव आपस में मिलकर एक से हो जाते हैं। भोजन इस प्रकार बने खाद्यान्नी में बंद होकर अमीबा की कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। खाद्यदानी में ही पाचक रसों का स्राव होता है, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जो अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और उसकी संख्या वृद्धि में मदद करता है। यहाँ भी बिना पचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ खाद्यदानी से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप जान चुके हैं कि सभी जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। आश्चर्यजनक रूप से सभी जीवों में भोजन के पाचन की आधारभूत प्रक्रिया समान है, जिसमें ग्रहण किए गए भोजन से अनेक उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार अवशोषित उपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण शरीर के अन्य भागों में होता है। रदनक, कैनिन, रूमेन, अग्र चर्वणक, प्रीमोलर, जुगाल, कर, रूमिनेंट, सेल्यूलोज को सेल्यूलोज, रूमिनेंट को रूमिनेंट, अमीबा, एमोबिया, अमाशय, स्टमक में मंड स्टार्च और रदनक यानी कि कैनिन, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज और पादाव यानी कि पेसिडोडेलिया और पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस और पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और पित्त रस यानी कि बाइल जूस, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यकृत, लीवर, स्वर्णक यानी कि मोलर, लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड और अमीनो अम्ल एमिनो एसिड, ग्रसिका, फूड पाइप, खाद्यदानी, फूड वैक्यूल, मुख गुहिका, बुक्कल कैविटी और म्यूकस, रेशमा म्यूकस, वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड और कृतक यानी कि इंसीजर, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और ओआरएस को ओआरएस ही कहा जाता है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा पोषण सभी जंतुओं की अनिवार्य आवश्यकता है। जंतुओं के पोषण में पोषण की अनिवार्यता, भोजन अंतर्ग्रहण का तरीका एवं इसका उपयोग शामिल है। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य रूप से आहार नाल और श्रावी ग्रंथियां होती है। आहार नाल में मुख गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा शामिल है। पाचक रस मुख्यतः लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय तथा छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होते हैं।
पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है। वर्ण का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है, जिसमें यकृत, अग्नाशय तथा छोटी आंत से स्रावित पाचक रस सहायता करते हैं। बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। भोजन का बिना पचा हुआ भाग, जिसका अवशोषण नहीं होता, मल के रूप में गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है। जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निगलते हैं तथा रूमेन में भंडारित करते हैं। कुछ समय बाद निगले भोजन को पुनः मुख से लाकर चबाते या जुगाली करते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाव की सहायता से होता है और अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य दानी में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।